प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल क्लास 11 में सारा आकाश का आधा भाग जब खत्म किए थे, तो उसके आखिरी पाठ जो पाठ नंबर 10 था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से समर और प्रभा में अब बातचीत शुरू हो जाती है। मैं इसको एक बार फिर से रिन्यू कर दे रहा हूँ, बातचीत कैसे शुरू होती है, बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू हो जाता है, वह देखते हैं। जिस दिन की बात है, उस दिन बाबूजी ने प्रभा को टोका था क्योंकि उसने छत पर जाकर अपने बाल धो लिए थे। एक दिन और बाबूजी ने उसको टोका था जब छत पर जाकर के दाल बीन रही थी। तो बाबूजी का ऐसा मानना था कि नई नवेली बहू बेटियां छत पर जब जाती हैं, तो दूसरी तरफ के जो घर हैं उसकी छत पर अनायास ही हवा खाने के बहाने लड़के लोग आ जाते हैं और घूरते हैं। तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है और ऐसा प्राय होता भी है। तो प्रभा जब छत पर दाल बीन रही थी, तो उसके लिए भी टोका टोकी हुई। एक दिन की बात है, ठंडा का महीना था और प्रभा को बाल धोने थे और बाल धोने, थोड़ा बाल में तेल वगैरह लगाने के लिए, ये सब काम के लिए माँ जी ने ही कहा था कि देखो तुम इस तरह से रहती हो, ठीक नहीं लगता है, कभी बाल भी धोया करो, उसमें तेल डाला करो, ये वो। तो ठंडा का महीना था और अच्छी धूप निकली हुई थी, तो छत पर जाकर के उसने अपने बाल धो लिए, जिसके कारण बाबूजी ने टोका टोकी की और उस टोका टोकी में आग में घी का काम माँ जी ने किया। माँ जी ने उसके चरित्र पर उंगली उठा दी, यहाँ तक कि ताना भी मार दिया। माँ जी ने कहा कि तुम्हारे इसी व्यवहार से तो तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, तुम यदि कल मर जाओ तो मैं अपने बेटा की दूसरी शादी कर दूँ, ये वो बहुत सारी बातें हुई, जिसके कारण उसे बहुत दुख हुआ। और उसी दिन समर अपने दोस्त दिवाकर के साथ सिनेमा देखने गया था। तो देर रात सिनेमा देखकर लौटा, घर के सभी लोग सो गए थे। जब आया, उसने दरवाजा खटखटाया तो उसके भाई अमर ने दरवाजा खोला। उसके बाद कहा कि आप कहाँ चले गए थे, घर के सारे लोग चिंतित थे कि आप कहाँ चले गए, ये वो। तो समर अपने कमरे में चला गया। कमरे में गया तो देखा कि न तो उसके लिए खाना रखा हुआ है, न तो पानी रखा हुआ है। बाकी दिन जब समर को देर हो जाती थी तो प्रभा उसके लिए खाना पानी सब उसके कमरे में जाकर रख आती थी कि जब समर आएगा तो खाना खा लेगा। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। अब घर के सारे लोग सोए हुए थे, वह उसे ढूंढने जाए तो कहाँ जाए, इसलिए वह अपने बिछावन पर लेट गया। बहुत देर तक लेटे लेटे सोच विचार करते करते जब उससे रहा नहीं गया तो वह नहीं मैंने गलत बता दिया, उसे प्यास लगी। और जब उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए छत पर गया। जब छत पर गया तो देखा कि दीवार से सटी हुई कोई छाया उसे दिखाई दे रही है। नजदीक जाकर देखा तो उसने देखा कि प्रभा है। वह सुबक सुबक करके रो रही थी। इसलिए रो रही थी कि माँ जी ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। उंगली क्या उठाई थी, वो जब आप आखिरी पाठ पढ़ेंगे या पिछले साल मैंने पढ़ाया था, याद आपको होगा तो आप समझ जाएंगे। माँ जी ने कहा था कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो न करे वो थोड़ा है। कहने का मतलब कि पढ़ी लिखी लड़कियों के चरित्र पर उन्होंने उंगली उठाई थी। तो
वहाँ वह सुबह सुबह कर रो रही थी। जब पानी पीने समर गया तो समर ने देखा। देखने के बाद समर ने पूछा। पूछने के बाद उसने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके बाद बार बार पूछने पर उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है जो मैंने आपको बताई। माँ जी ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। उसने ये भी कहा कि माँ जी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, जिस दिन तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा दोगे वो दिन मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। ऐसा हुआ तो उस दिन प्रभा की दशा देखकर, प्रभा की अवस्था देखकर समर के मन में भी सहानुभूति जाग गई। समर और प्रभा दोनों ही खूब फूट फूट करके रोए और उस दिन से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद दोनों सोने चले गए। उसके बाद की सुबह की बात से यह कहानी शुरू होती है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ यह पेन काम करता है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि ये उत्तरार्ध लिखा हुआ है यहाँ, है ना। तो ये उत्तरार्ध का मतलब मैं पहले बता दूं, उत्तर। तो ये जो है उत्तर है, उत्तर नहीं लिख पाया, उत्तर। और ये है आपका प्लस, और उसके बाद है अर्ध, है ना। तो ये उत्तरार्ध है। यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ ये ऐसे होगा। तो इसका मतलब होता है बाद का आधा। कहने का मतलब जो उपन्यास है उस उपन्यास में हम लोग पढ़ लिए, और पहले उधर पढ़े थे हम लोग पूर्वार्ध। पहले उधर क्या पढ़े थे? पूर्वार्ध, है ना। तो उधर पहले पढ़े थे पूर्वार्ध। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, पूर्वार्ध, है ना। तो ये पूर्वार्ध का मतलब था पहले का आधा, है ना। और यहाँ हम लोग अभी उत्तरार्ध पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका ये पहला पाठ है। अब यहीं से हम लोग देखेंगे। सुबह होती है। उस रात तो दोनों सो गए, जिस रात की ये घटना है। छत पर दोनों बैठकर मिल कर के गला मिलाकर खूब रोए। उसके कल होकर के सुबह की घटना है। हवा हल्की हल्की शीतल थी, मतलब हवा ठंडी थी। सूर्योदय का अपूर्व आनंद पहली बार समर ने लिया था। सूर्योदय का अपूर्व आनंद, मतलब वह आनंद जो पहले कभी न लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अपूर्व आनंद। तो यहाँ जो अपूर्व आनंद लिखा हुआ है, जो जिसका मतलब होता है जो पूर्व मतलब पहले कभी न हुआ हो, है ना। अपूर्व का मतलब होता है कि जो पहले कभी न हुआ हो। मैं यहाँ लिखता हूँ इसका मतलब, है ना। इसका मतलब होता है जो पहले कभी न, इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आनंद इसमें जोड़ेंगे ना तो इसको भी साथ में इसका मीनिंग आ जाएगा। तो अपूर्व का मतलब हुआ जो पहले कभी ना, है ना। तो अब आप कहेंगे कि उसको पहली बार, इसके पहले कभी सूर्योदय सनराइज नहीं देखा था? देखा था ना, लेकिन टेंशन में रहता था, तनाव में रहता था, चिंतित रहता था, सोच विचार में डूबा हुआ रहता था, जिसके कारण वह सूर्योदय का आनंद नहीं ले पाता था। आज वह खुश है। खुश क्यों है? कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो गिले शिकवे थे, जो गलतफहमी थे, है ना, ये सारे के सारे दूर हो गए थे। और प्रभा के प्रति समर का दिल साफ हो गया था, और समर के प्रति प्रभा का दिल
साफ हो गया था। आगे देखेंगे, उसने पहली बार अनुभव किया कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं जैसे फव्वारे की धारियां उठती हैं। पहली बार उसने अनुभव किया कि सूरज जब निकलता है तो सूरज से जो किरणें मतलब रेज उठती हैं, वो फव्वारे की तरह, फव्वारा बोलते हैं ये शावर को, है ना, या झरना कह लीजिए, की तरह उसकी धारियां बनती है। लेकिन मेन जो हम लोग के घर में नहाने के लिए जो शावर बना रहता है, उसको जब खोलते हैं और उससे जो फव्वारे छूटते हैं, पानी जो निकलता है और उससे जो धारियां लाइन लाइन करके जो पानी नीचे गिरता है, उस तरह की सूरज की किरणें ऐसी होती हैं। पहली बार उसने अनुभव किया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। अब देखिए वो इतना खुश है कि वह पोएट की तरह बोल रहा है। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई पास में होता तो मैं उसे बताता और ये सूर्योदय सनराइज दिखाता। कहने का मतलब कि पास होता, कौन होता, अब आप लोग समझ जाइए। प्रभा होती तो और कितना अच्छा होता, है ना। इस तरह का सीन यदि हो और साथ में यदि हीरो और हीरोइन हो, नायक और नायिका हो, तो कितना अच्छा लगता। कुल मिलाकर के यही समझ के चलिए, है ना, थोड़ा वो रोमांटिक हो रहा है। उसे लगा, क्या लगा वो हम लोग देखेंगे। शायद जिंदगी में वह ही पहली बार सूर्योदय देख रहा है। उसे लगा कि शायद जिंदगी में वही पहली बार सूर्योदय देख रहा है, इससे पहले और किसी ने सूर्योदय देखा ही नहीं है। उन दिनों न जाने किन अंधेरी कोठरियों में बंद था। इससे पहले पता नहीं कि वह किस डार्क रूम में बंद था, ये उसे पता नहीं था, देखता ही नहीं था। इसके पहले वह देखता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा तनाव में रहता था, हमेशा चिंता में रहता था, तो आसपास देख ही नहीं पाता था कि आखिर कुछ हो भी रहा है, नेचुरल एक्टिविटीज या कोई दूसरे लोग। उसमें उजाले में प्रभा की ओर देखने का साहस न था। उजाले में प्रभा को देखने का साहस समर में नहीं हो रहा था। आप कहेंगे कि क्यों, क्या प्रभा शेरनी थी, उसका शिकार कर लेती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उसने अब तक जो अत्याचार प्रभा के ऊपर किया था, उस अत्याचार के लिए वह इतना शर्मिंदा था कि आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। शायद घर वाले व बाबूजी अब खुश हो जाएंगे, शायद घर के बाकी लोग और बाबूजी अब खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने की बात नहीं कहेगी। भाभी जब समर प्रभा से नहीं बोलता था तो भाभी इशारों इशारों में समर को डॉक्टर से दिखाने के लिए कहती थी। अब डॉक्टर से दिखाने के लिए क्यों कहती थी, इसको मैं उतना खुल करके नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। भाभी को ऐसा लगता था कि शायद समर में ऐसी कोई कमी है जिसके कारण वह प्रभा के पास जाने से घबराता है। मैं इतना ही बता पाऊंगा, आगे बढ़ता हूँ। जब प्रभा उठकर गई तब न उसने उसकी ओर देखा, न वह ही उसके मुख को देख पाया। जब दोनों सोए थे, एक ही कमरे में सोए थे, जब प्रभा उठकर गई
मतलब उसको घर का काम धंधा करना पड़ता था, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये वो। तो प्रभा ने भी समर को नहीं देखा और समर ने भी प्रभा को नहीं देखा, और दोनों की खुलकर मुलाकात उस अंधेरी रात में हुई थी। वह प्रभा के लिए पोस्ट कार्ड लेने निकल पड़ा। अब वह प्रभा के लिए पोस्ट कार्ड, इससे पहले हम लोगों ने पात्र परिचय में भी देखा था कि प्रभा की एक सहेली थी जिसका नाम रमा, और उसका विवाह जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में। वह बार बार चिट्ठी प्रभा को लिखती थी। प्रभा भी उसकी चिट्ठी का जवाब कागज में लिख कर रखती थी, लेकिन पैसे नहीं होते थे कि वह उसे पोस्ट कर सके। तो इस बार उसने समर से एक पोस्ट कार्ड की मांग की है। तो पहली बार समर अपनी पत्नी की मांग पूरी करने जा रहा है। जमादार सड़कें साफ कर रहे थे। अब वो सुबह में उठा तो प्रभा के लिए पोस्ट कार्ड लेने के लिए चला। जमादार सड़कें साफ कर रहे थे, कहने का मतलब कि जो कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल एरिया होता है उसमें आप देखेंगे सुबह में सड़कें साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी रहते हैं। दूध वाले साइकिल पर टंकियां टांगे दूध का वितरण कर रहे थे। सुबह सुबह में देखते होइएगा प्लेन्स में साइकिल पर टंकी लटकाए हुए दूध वाले दूध बांटते हैं। एक जगह उसने देखा दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या अंगुलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। एक जगह देखा कि जब दूध वाला टंकी में अपनी लुटिया जिसे नाप कर दूध देता है डुबा कर निकालता है तो उस लुटिया की पिंडी में भी दूध लगा हुआ होता है और दूध वाले की उंगली में भी। तो दूध बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है। ऐसा नहीं कि यह उसने पहले नहीं देखा होगा, पर मन व्यग्र होने के कारण कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये बात नहीं है कि यह इस तरह से दूध का टंकी से निकलना, लुटिया की पेंदी से दूध की बूंद गिरना, दूध वाला जब लुटिया डुबाकर दूध निकालता है तो उसके हाथ से दूध की बूंद गिरना, ये पहली बार उसने देखा हो ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी उसने बहुत बार देखा था, लेकिन पहले उसका मन व्यग्र था, व्याकुल रहता था, जिस कारण उसने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आपका जब मन चिंतित रहेगा, मन व्याकुल रहेगा और आप कहीं बैठ करके कुछ सोचते रहेंगे तो आपके बगल से कोई गुजर भी जाएगा तो आपको पता नहीं होता है। पता क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप चिंता में डूबे हुए होते हैं, आप अपनी धुन में होते हैं। इसलिए आसपास क्या हो रहा है, आसपास से कौन गुजर रहा है, इन सारी बातों का हम ख्याल नहीं करते। आज वह प्रसन्न था, आज वह प्रसन्न था। कौन प्रसन्न था? समर प्रसन्न था, सॉरी प्रसन्न था, अपने आनंद को व्यक्त करना चाहता था। हर आदमी का जब मन खुश होता है तो अपने मन की खुशी को वह प्रकट करना चाहता है। आज समर भी खुश है, वह भी अपने मन की खुशी को प्रकट करना चाह रहा है। बहुत अधिक बेचैनी के बाद आज बहुत अधिक बेचैनी के बाद आज उसे शांति मिली थी। आज उसे शांति मिली थी, कहने का मतलब कि मन में जो गिले शिकवे थे वे सब समाप्त हो गए हुए हैं। जैसे युगों से प्यासे व्यक्ति को स्वच्छ जल का झरना दिखाई दे गया हो। यहाँ पर तुलना की गई है ना? किससे तुलना की गई है? जैसे युगों से कोई प्यासा व्यक्ति से तुलना की गई है समर की। जैसे कोई युग से मतलब बहुत दिनों से जिसे पानी नहीं मिला हो और आज घूमते घूमते उसे पानी का साफ सुथरा झरना दिखाई दे दिया हो, तो वह चाहता हो कि आज हम जी भर करके पानी पिए। तो आज तक वह अपनी पत्नी के प्यार के लिए प्यासा था, पत्नी पति के प्यार के लिए प्यासी थी, जो आज जैसा कि
आप लोगों ने देखा जिस रात को छत पर दोनों की मुलाकात हुई, वह रो रही थी और उसी समय उसके रोने के कारण के क्रम में ही प्रभा ने सारी बात बताई, सारी सच्चाई सामने खोल करके आई। तब समर को समझ में आ गया कि मैं आज तक जो कुछ कर रहा था वह गलत कर रहा था और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक नारी और दूसरे की पराए घर की बेटी होने के कारण अत्याचार करता आ रहा था, जो सही नहीं था। तो प्रभा ने भी अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे और समर की तो गलती 100% थी ही। उसने भी अपने मन की जो मलिनता थी, मन के अंदर में जो कलुष भाव, गंदे भाव पैदा हो गए थे, कलुष भाव मतलब गंदे भाव जो पैदा हो गए थे, ये सारे धुल गए थे। जोर जोर से आवाजें लगाकर समर ने दिवाकर को जगाया। अब वह पहुंच गया दिवाकर के घर। दिवाकर अभी तक सोया हुआ था और उसको जोर जोर से चिल्लाकर जगाया। उसने दरवाजे से मुंह निकालकर और कहा कि रात 11 बजे गया और सवेरे 7 बजे ही आदम का, क्योंकि रात 11 बजे सिनेमा देख करके दिवाकर और समर दोनों आए थे और उसी रात इसको और प्रभा दोनों के बीच में सुलह सपाटा हो गया, जिसके कारण इसका मन खुश था। और जब मन खुश रहेगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी भी उठेंगे। वो जल्दी उठ गया और पोस्ट कार्ड की मांग की थी। प्रभा ने पोस्ट कार्ड लेने पहुंच गया दिवाकर के घर। अब दिवाकर देर तक सो रहा था क्योंकि रात को 11 बजे तो घर पहुंचा था। तो उसने मुंह निकाल करके दरवाजे से बोला कि अरे ये क्या बात है, तो रात को 11 बजे गया, सुबह 7 बजे आधम का। फिर उसने मजाक में कहा, क्या कहा कि तेरी बीवी मायके में है, फिर तू बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। बीवी तो इसकी मायके में थी नहीं, लेकिन जैसा कि हम लोग आखिरी चैप्टर में देखे थे कि किरण ने कहा था कि कभी प्रभा से मिलाओ, तो दिवाकर ने कह दिया था, झूठ बोल दिया था कि प्रभा मायके गई हुई है। और उसी बीच में ये भी हम लोगों ने देखा था और पिछले साल की बात है, आपको याद होगी या नहीं होगी, जब समर और दिवाकर चल रहे थे तो समर जो कपड़ा पहने हुए था वह देख करके लग रहा था कि जैसे दिवाकर मालिक हो और समर नौकर हो, लेकिन खैर दोस्त तो दोस्त होता है, दोस्तों के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन बाहर से देखने वाले को तो समझ में आ ही जाता है कि कौन बगुला है और कौन हंस है, कौन कोयल है और कौन कौवा है ना, ये तो समझ में आ ही जाता है। तो उसने ऐसा इसलिए कह दिया था कि वो मायके गई है, मिलाए तो मिलाए कैसे, दिवाकर इसका दोस्त है, दिवाकर का पहनावा अच्छा है, दिवाकर की पत्नी किरण का पहनावा अच्छा है और यहाँ समर की पत्नी फटी साड़ी पहनती है और उससे मिलवाने की बात कही जा रही है। तो इसने देखा कि क्यों अपनी इज्जत का फलीदा करना है, इससे अच्छा है कि झूठ ही बोल दूं। तो उसने कह दिया था कि वो मायके गई है। तो दिवाकर भी मान लिया था कि उसकी पत्नी मायके गई है। तो दिवाकर ने यहाँ मजाक में उससे कहा कि तेरी पत्नी तो मायके में गई है, तो तुम्हें तो रात में जगना नहीं पड़ता है, पत्नी को टाइम नहीं देना पड़ता है, लेकिन जिसकी पत्नी है उससे तुम क्यों जलते हो। यह मजाक उसके मन को गुदगुदा गया, यह मजाक समर के मन को गुदगुदा गया, मतलब समर के मन में भी कुछ कुछ होने लगा। दिवाकर को उसका चेहरा दमकता हुआ लगा, दिवाकर को उसका चेहरा दमकता हुआ लगा। कहने का मतलब है
कि दिवाकर ने आज देखा कि समर का चेहरा जो है प्रसन्न है। उसने बैठक खोल दी, सिटिंग रूम खोल दी। वह बैठ गया। वह बैठ गया मतलब समर दिवाकर के सिटिंग रूम में बैठ गया। दिवाकर की माताजी का मुंह अभी तक फूला हुआ था। दिवाकर की माताजी का मुंह अभी तक फूला हुआ था। अब आप कहेंगे कि मुंह फूला हुआ था, क्या उनको मधुमक्खी काट ली थी? नहीं ना, नहीं। मुंह फूलना का मतलब होता है नाराज होना। मुंह फूलना, मुंह नाराज होना, मुंह फुलाना, नाराज होना। तो उनका भी मुंह फूला हुआ था। मुंह क्यों फूला हुआ था? इसलिए फूला हुआ था क्योंकि दिवाकर अपनी पत्नी को सिनेमा दिखाने लेकर गया था। और जो आप जानते हैं कि 100 में 80 सास। बहू का सिनेमा जाना, बहू का क्लब जाना, पार्टी में जाकर एंजॉय करना पसंद नहीं करती हैं। तो दिवाकर की माँ भी उसी तरह की सास थी। इनको भी ये अच्छा नहीं लगा किरण का जाकर सिनेमा देखना, इसलिए ये मुंह फुलाई हुई थी। दिवाकर ने कहा कि उसने एक भी घर ऐसा नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश हो। दिवाकर ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा कोई भी घर नहीं देखा है जिस घर में सास अपनी बहू से खुश हो। कोई भी घर नहीं। हर सास बहू से दुखी ही रहती है। समर को अपना घर याद आया, जहाँ एक ओर प्रभा और दूसरी ओर उसे ताने देती हुई अम्मा और भाभी थी। अब दिवाकर को अपना घर याद आ गया, जहाँ पर एक तरफ उसकी पत्नी होती थी और दूसरी तरफ भाभी और अम्मा दोनों प्रभा को ताना देना और सताना, ये दोनों काम किया करते थे। अचानक उसकी आंखें भीग गई। समर की आंखें भीग गई मतलब आंख में आंसू आ गए, क्योंकि उसे रोती हुई मुन्नी के शब्द याद आ रहे थे। मुन्नी को जब ससुराल जबरदस्ती भेजा गया था तो वह जाते जाते यह कहकर गई थी, रोती रोती। वह इसलिए रो रही थी कि मायके जाना, सॉरी, ससुराल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने जबरदस्ती उसको ससुराल भेज दिया था। तो वह रोती रोती जा रही थी और उसने समर से कहा था, भैया भाभी से बोलो। उसके शब्दों की प्रतिध्वनि से उसके अस्तित्व का अणु अणु गूंज उठा। ये अणु अणु का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। अणु जो फिजिक्स में इसका मतलब होता है मॉलेकुल। फिजिक्स में अणु का मतलब होता है मॉलेकुल, और यहाँ हम लोग कहते हैं छोटा छोटा कण को। तो और प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको, है ना। ये प्रतिध्वनि मैं सिर्फ यहाँ इसको ये घेर देता हूँ। प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज एक तरफ की दीवार से टकराकर फिर दूसरी तरफ आती है तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो समर का जो एग्जिस्टेंस है उसका एक एक कण, है ना, उस मुन्नी की आवाज जो थी जाते समय भैया भाभी से बोलो से इसका अस्तित्व का एक एक कण गूंज उठा। वह मुन्नी को बताना चाहता था कि वह उसकी भाभी से बोल पड़ा है। अब वह बताना चाहता था मुन्नी से कि मुन्नी, तूने कहा था कि भैया भाभी से बोलो, तो देखो अब मैं तुम्हारी भाभी से बोलना शुरू कर दिया। मुन्नी अब वहाँ नहीं थी, लेकिन मुन्नी तो अपनी ससुराल चली गई थी। उसने भाई को गड्ढे से निकाला पर स्वयं उसमें
जा गिरी। अब उसने भाई को समझा करके और गड्ढा से निकाल दिया। यहाँ गड्ढा से निकालने का मतलब यह है कि भैया और भाभी में मेल करा दिया, लेकिन वह खुद ससुराल में जा करके और अपने पति का अत्याचार सहने चली गई। इसी बीच दिवाकर ने बताया कि उसके चचेरे भाई अगले दिन आने वाले हैं, जो मैंने पात्र परिचय में भी शिरीष भाई के बारे में बताया। तो वो दिवाकर ने बताया कि अगले दिन उसके चचेरे भाई आएंगे, वह उसको उनसे मिलवाएगा। कहने का मतलब कि दिवाकर समर को शिरीष भाई से मिलवाएगा। दिवाकर ने कहा कितना घूमा है उन्होंने भी। कहने का मतलब कि शिरीष भाई बहुत घूमे हैं, कोई भी शहर नहीं छोड़ा है। उसने समर से कहा कि वह अपनी छोटी ओटी कटवा आए। कहने का मतलब कि यह बहुत लंबा लंबा बाल रखता था। तो दिवाकर ने कहा कि ये कटवाओ, नहीं तो जब मैं तुमको शिरीष भाई से मिलवाऊंगा तो वे ये सब पर मजाक उड़ाएंगे, वे ढोंग वोंग को नहीं मानते हैं। तो शिरीष भाई से जब मुलाकात होगी तो पक्का कहेंगे कि ये ढोंगी है। कोई बाल बढ़ा लेने से पक्का हिंदू नहीं हो जाता है, चोटी रख लेने से कोई पक्का हिंदू नहीं हो जाता है, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है। समर और दिवाकर में चोटी से शुरू होकर मंदिर तक की बहस हुई। समर और दिवाकर पर अब चोटी पर बहस शुरू हो गई, फिर मंदिर पर बहस शुरू हो गई। समर ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में दृढ़तापूर्वक अपने विचार प्रकट किए। अब समर जो है इंडियन कल्चर जो है वो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, उस पर स्ट्रांगली अपना थॉट दिया, है ना, कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बेस्ट कल्चर है। तभी उसे प्रभा की गणेश जी को मिट्टी का ढेला समझकर बर्तन मांज लेने की बात याद आ गई। तभी उसको याद आ गई कि प्रभा ने क्या किया था। जिस दिन घर में बहुत सारे लोगों को दावत दी गई थी, उस दिन उसने गणेश जी की मिट्टी से, जिस दिन धीरज की बेटी का नामकरण संस्कार था, उस दिन पंडित जी आए थे, मिट्टी के गणेश जी बना करके पूजा कराए थे, और उसी गणेश जी को वो मिट्टी का ढेला समझ करके और उसने उससे बर्तन मांज लिया था। वह बात समर को याद आ गई। उसने सोचा कि उस दिन का उसका व्यवहार सर्वथा अनुचित था। अब उसने जो प्रभा को एक तमाचा जोर से मारा था, तब उसे उस दिन तब ये बात याद आ गई। तब उसने महसूस किया कि मैंने उस दिन जो कुछ व्यवहार किया था वह बिल्कुल अनुचित था। शायद उसके पास ईमानदारी से उसके अनुचित व्यवहार की कोई सफाई नहीं है। तो दिवाकर ने जो किया था उस पर उसे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास कोई भी शब्द नहीं बचे हुए थे, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो सरासर गलत था। यदि ईमानदारी पूर्वक कहिए और जो कुछ सफाई दे और ईमानदारी पूर्वक दे, तब वो कोई सफाई उचित नहीं होगी। हाँ, अब बेईमानी पूर्वक कोई यदि दलील दे, थेसिस दे, तो अलग की बात है। नहीं तो ईमानदारी पूर्वक बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है कि उसने गलत नहीं किया था। तो देखते हैं, ये वीडियो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और जो शेष है उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हमें तो पूरे उपन्यास को समाप्त करना है। तो आज तो पहला पार्ट शुरू हुआ है और जिसमें अभी बाकी रह गया, उसके बाद दूसरा से लेकर के 10वां तक करना है। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और ईमानदारी पूर्वक इसको देखिएगा। नहीं देखिएगा तो आपका नुकसान होगा। धन्यवाद।